तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में शासन का वो अंग जो कानूनों को लागू करता है, लॉ को इंप्लीमेंट करता है। तो बेसिकली कार्यपालिका का मतलब सरकार ही है। सरकार, गवर्नमेंट कह लो या कार्यपालिका एग्जीक्यूशन, मतलब जो कानूनों को लागू करती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो इससे पहले कि हम कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में जानें, हमें शासन प्रणालियों के बारे में जानना होगा। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कितनी प्रकार की सरकार होती है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध, रिलेशन के आधार पर सरकार को कह लो या शासन प्रणालियों को दो प्रकार में बांटा जाता है। ये दो प्रकार की सरकारें बनती है लोकतंत्र में। पहली होती है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र में कार्यपालिका कह लो, शासन प्रणाली कह लो, ये दो प्रकार की होती है। प्रेसिडेंशियल अध्यक्षीय, संसदीय पार्लियामेंट्री। ये दोनों शासन प्रणालियां लोकतंत्र में पाई जाती है, लेकिन इन दोनों शासन प्रणालियों में अंतर है। हम उसके बारे में जानेंगे, पर याद रखना लोकतंत्र में दो ही प्रकार की शासन प्रणाली या ये कार्यपालिका पाई जाती हैं। ये दो प्रणालियां हैं, संसदीय, अध्यक्षीय। अब हम इनके अंतर के बारे में जानेंगे। तो संसदीय और अध्यक्षीय दोनों शासन प्रणाली में अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस चार्ट को इस तरीके से ही समझ लो और इसको इसी तरीके से याद रखना या अपने नोट्स बना लेना। हम बढ़ते हैं इस चीज में आगे। सबसे पहले आप करना अंतर का आधार, कि किस आधार या बेस ग्राउंड पर आप दोनों शासन प्रणालियों में अंतर कर रहे हो। सीरियल नंबर हो गया कि एक अंतर, किस आधार पर अंतर हो रहा है, और शासन प्रणाली आई है संसदीय या अध्यक्षीय। तो पहला अंतर का आधार है हमारा राज्य के अध्यक्ष या कह लो राष्ट्रपति। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में, रिलेशन में। तो पहले अंतर का आधार बनता है कि राष्ट्रपति या अध्यक्ष की स्थिति संसदीय और अध्यक्षीय में कैसी होती है। तो अब देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, नाम मात्र या फॉर्मेलिटी का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की शक्तियां रखता है, फॉर्मेलिटी का अध्यक्ष होता है। बस नाम मात्र की शक्तियां, फॉर्मेलिटी की बस पावर्स होती हैं। वास्तविक शक्तियां, रियल पावर्स प्रधानमंत्री के पास, पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, फॉर्मेलिटी का, और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अब इसके नाम में ही है कि अध्यक्ष, तो सारी शक्तियां अध्यक्ष राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति ही सारी शासन की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अध्यक्ष के पास ही वास्तविक शक्तियां हैं और अध्यक्ष ही इस्तेमाल करता है। मतलब यहां नाम मात्र का नहीं है, यहां वास्तविक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल भी अध्यक्ष के पास ही है, लेकिन यहां पर नाम मात्र। तो ये हो गया पहला अंतर। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो संसदीय और अध्यक्षीय में दूसरा अंतर आता है मंत्रियों की स्थिति के संबंध में। जो मंत्री है, मिनिस्टर्स हैं, उनकी पोजीशन के संबंध या रिलेशन में दूसरा अंतर आता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में सहयोग, कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। प्रधानमंत्री जो भी हो, वो अपने दल, पार्टी के प्रमुख नेता, जो मुख्य लीडर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, मुख्य नेताओं की उपेक्षा या इग्नोर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भले ही सबसे पावरफुल हो, अपने दल में सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन वो अपने दल के प्रमुख नेता, मेन लीडर्स को इग्नोर या उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को अपने मुख्य नेताओं के साथ सहयोग, कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना होता है।
पीएम अपने दल के प्रमुख नेताओं को, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अपने दल के प्रमुख नेता, मेन लीडर्स को मंत्री पद, मेन मंत्रालय, मुख्य मंत्रालय और मंत्री पद देता है। और वो मंत्रालय देने में उनकी उपेक्षा या नजरअंदाज या इग्नोर भी नहीं कर सकता। इसका उदाहरण आप इंडिया से ले सकते हैं। मान लिया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन गृह मंत्रालय उन्होंने दे रखा अमित शाह जी को। ऐसे ही जो बड़े बड़े मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी, तो आप देखते हो ना कि बड़े बड़े जो प्रमुख नेता हैं दल में, उनको मुख्य मंत्रालय, मेन मिनिस्ट्री और मंत्री पद, मंत्री की पोस्ट, मिनिस्टर की पोस्ट देनी पड़ती है। उनको नजरअंदाज, उपेक्षा, अवॉइड या इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सारी शक्तियां शासन की अपने पास रखता है, फुल पावर्स अपने पास रखता है। राष्ट्रपति सचिव, सेक्रेटरी की नियुक्ति करता है। यहां मंत्री नहीं होता अध्यक्षीय में, राष्ट्रपति सचिव, सेक्रेटरी की नियुक्ति करता है। और यह सेक्रेटरी राष्ट्रपति की इच्छा से, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रमुख दल का कोई नेता है, जैसे संसदीय में मेन मिनिस्ट्री थी तो प्रमुख नेताओं को देना था ना, दल का कोई प्रमुख नेता अपनी इच्छा से, जिसका उसका मन करे राष्ट्रपति का, उसको वो अपना विभिन्न विभागों, डिपार्टमेंट का सचिव, सेक्रेटरी नियुक्त या अपॉइंटमेंट कर सकता है। कोई दबाव नहीं है, अपनी इच्छा से जिसको वो पसंद करता है राष्ट्रपति, उसको वो सचिव, सेक्रेटरी बना सकता है। और वो सचिव, सेक्रेटरी राष्ट्रपति की इच्छा काल तक, जब मन करे राष्ट्रपति का, रात को मन करा तो सुबह हटा दिया, रात को ही बोल दिया भाई हटा दिया, सुबह कोई नया लगा रहा हूं, तो जो राष्ट्रपति के खास हैं, जो राष्ट्रपति के नजदीक है, नियर बाय है, राष्ट्रपति उनको सचिव, सेक्रेटरी लगा देता है। और वो राष्ट्रपति की इच्छा काल तक, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक ही काम करते हैं। वहां पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि भाई दल के प्रमुख नेताओं को मंत्री पद देगा या उनके साथ सहयोग कोऑर्डिनेट करेगा। यहां सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, अपनी मर्जी से सचिव बनाता है, अपनी मर्जी से हटा देता है। पर यहां पर उसे मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री को मंत्री के साथ सहयोग, कोऑर्डिनेशन और दल के प्रमुख नेताओं को मंत्री पद और स्थान भी, महत्व भी, इंपॉर्टेंस भी देनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं तीसरे अंतर की तरफ। तो तीसरा अंतर का आधार आता है मंत्रिमंडल, मिनिस्टर का विधायिका, लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी, टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें अंतर क्या है देखते हैं संसदीय और अध्यक्षीय में। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल, जो मिनिस्ट्री है, पूरा मंत्री परिषद है, वो विधायिका, लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी, लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है। कौन? सारे मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्री हैं। मतलब मंत्री जब तक अपने पद पर, अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, जब तक कि उनको विधायिका या लेजिस्लेटिव का समर्थन प्राप्त है, सपोर्ट है, वहां पर उनको विश्वास मिला हुआ है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को या पर्सन को मंत्री बना दिया गया, मिनिस्टर, जो संसद मतलब विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव का मेंबर या सदस्य नहीं है, तो 6 महीने, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को, मंत्री बने हुए व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना होगा, वरना उसका मंत्री पद नहीं रहेगा। मतलब जो भी संसद का सदस्य होगा या विधायिका का सदस्य होगा, उसे ही मंत्री बनाया जा सकता है। और वो सारे मंत्री जो भी हैं, वो विधायिका, संसद, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव के टुवर्ड्स या प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। उनको अपने काम का जवाब भी देना पड़ेगा संसद में। और अगर संसद में मंत्री विश्वास खो दे तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो पूरी तरह से संसद या लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। अब आता है अध्यक्षीय। अध्यक्षीय में राष्ट्रपति और उसके सचिव, यहां मंत्री तो थे ही नहीं, पहले बताया, राष्ट्रपति और उसके सचिव, प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरी, ना तो विधायिका के सदस्य है, जैसे मैंने यहां बताया था संसदीय में कि अगर किसी को मंत्री बना दिया तो 6 महीने में संसद या विधायिका का सदस्य बनना होगा। पर यहां तो ना तो वो विधायिका के सदस्य है, ना तो राष्ट्रपति सदस्य है, ना उसके सचिव, और ना ही वो उत्तरदायी है, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है विधायिका के प्रति। ये इन दोनों के बीच में आ जाता है तीसरा अंतर। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो दोनों में, संसदीय अध्यक्ष में चौथा अंतर आता है विधायिका के कार्यकाल के संबंध में। जो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन या संसद है,
उसके कार्यकाल या टेन्योर के संबंध में दोनों में अंतर है संसदीय अध्यक्ष में। अब वो देखते हैं। यहां मतलब संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। विधायिका मतलब संसद अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, रेजोल्यूशन, अविश्वास रेजोल्यूशन प्रस्ताव को पास कर दे, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दे, विधायिका मतलब संसद, तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल को इस्तीफा या यूं कह लो सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर मंत्री परिषद मंत्रिमंडल चाहे तो वो विधायिका संसद को भंग या डिसॉल्व करने की शक्ति रखता है। कैसे? मंत्रिमंडल खुद इस्तीफा दे दे, कह दे भाई हम सरकार से इस्तीफा देते हैं, अब संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होगा तो सरकार नहीं होगी। फिर क्या होगा? उस संसद को राष्ट्रपति भंग कर देगा और दोबारा चुनाव होंगे, फिर नई सरकार चुन के आएगी, नया दल बहुमत में, जो भी जिसको बहुमत मिलेगा वो आएगा। तो इस प्रकार यहां विधायिका मंत्री परिषद मंत्रिमंडल पर भी नियंत्रण रखती है। अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी प्रकार मंत्री परिषद जिसका बहुमत है, मंत्रिमंडल जिस दल का बहुमत है उसी की मंत्री परिषद है, वो चाहे तो विधायिका संसद को भंग करने की मांग या कर सकता है और या उसको भंग करने की शक्ति भी रखता है। अब यहां पर ऐसा नहीं है। अध्यक्ष में राष्ट्रपति, खास करके सुनना, राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका मतलब सरकार जो पावर में है, वो विधायिका या संसद को भंग तो कर ही नहीं सकती। मतलब जितने टाइम या कार्यकाल या टेन्योर के लिए संसद चुनी गई है, इलेक्ट हुई है, वो उतने कार्यकाल तक टाइम करेगी, राष्ट्रपति उसको भंग तो कर ही नहीं सकता। अब विधायिका भी राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती या यूं कह लो आसानी से नहीं हटा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने की तरीका बहुत मुश्किल है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में महाभियोग प्रस्ताव पास करना पड़ता है, जिसकी विधि प्रक्रिया प्रोसेस बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका में इसीलिए इसको अपनाया गया, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। वहां राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का अलग इस्तेमाल करता है, विधायिका या लेजिस्लेटिव या संसद अलग करती है। दोनों एक दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ना राष्ट्रपति विधायिका संसद को भंग कर सकता है वहां, मतलब कार्यपालिका विधायिका को भंग नहीं कर सकती अध्यक्ष में, और विधायिका राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकती। लेकिन यहां मंत्री परिषद चाहे तो विधायिका संसद को भंग करवा सकता है, और विधायिका अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद पास कर दे तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये है इनमें चौथा अंतर। अब बढ़ते हैं हम पांचवें की तरफ। तो संसदीय और अध्यक्षीय में पांचवा अंतर आता है मंत्रिमंडल के कार्यकाल या मंत्रिमंडल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके टेन्योर या कार्यकाल के संबंध में। तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद तब तक ही अपने पद या पोस्ट पर सारे मंत्री बने रह सकते हैं जब तक कि उनके पास संसद में विश्वास है या विश्वास मत हासिल है, जब तक उनको कॉन्फिडेंस वोट मिला हुआ है संसद में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब तक पार्लियामेंट, संसद, विधायिका, लेजिस्लेटिव में ट्रस्ट वोट या यूं कह लो विश्वास मत मिला हुआ, तब तक ही वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर संसद में मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, काउंसिल मिनिस्टर, पार्लियामेंट में विश्वास खो दे या संसद में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के अब विश्वास नहीं है मंत्री परिषद पर संसद का, ऐसा विश्वास खो दे तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। सारी मिनिस्ट्री, सारी सरकार को इस्तीफा रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये कार्यकाल है, जब तक ही रहेगा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का कार्यकाल, टेन्योर, जब तक कि मंत्री परिषद या यूं कह लो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को संसद या पार्लियामेंट में विश्वास, ट्रस्ट है। विश्वास खोया, सरकार गई। लेकिन यहां राष्ट्रपति संसद के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल तो है ही नहीं। राष्ट्रपति को संसद में, पार्लियामेंट में, विधायिका में कोई विश्वास नहीं जीतना है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। हां, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया, प्रोसेस, विधि है, लेकिन वो बहुत कठोर है। महाभियोग का प्रोसेस है, वो आगे हम पढ़ेंगे जब आएगा।
लेकिन यहां राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को टेन्योर को पूरा करता है, उसे संसद या विधायिका या लेजिस्लेटिव में किसी प्रकार का विश्वास बनाए रखने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है, पर यहां बनाए रखने की संसदीय में जरूरत है। तो ये है अंतर। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक में आगे। तो अब हम जान लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ या मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन को, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस को कैबिनेट शासन, मंत्रिमंडल शासन, कैबिनेट रूल और उत्तरदायी शासन या रिस्पॉन्सिबल रूल भी बोला जाता है। संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस वो सिस्टम है या व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका या सरकार मतलब एग्जीक्यूशन या गवर्नमेंट का चुनाव विधानसभा या लेजिस्लेशन या जिसे आप संसद कहते हैं के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं, और जो कार्यपालिका या सरकार के सदस्य या मंत्री हैं वो अपने कर्तव्य और कार्य, ड्यूटी और वर्क्स के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल है। कहां पर? विधानसभा, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेशन या संसद में। मतलब संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में कार्यपालिका, एग्जीक्यूशन, सरकार, गवर्नमेंट पर, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेशन, संसद का पूरा नियंत्रण होता है। और व्यवस्थापिका या यूं कह लो कि लेजिस्लेशन या संसद कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूशन या सरकार, गवर्नमेंट को हटाने का सामर्थ्य भी रखती है। इंग्लिश वालों के लिए पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का जो मीनिंग है वो ये आ रहा है, उसको वो ऐसे का ऐसे उतार सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो अब हम आते हैं संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रमुख लक्षण, मेन फीचर्स कह लो या एसेंशियल्स कह लो। एसेंशियल मतलब जो इसमें होते ही हैं, संसदीय शासन प्रणाली इन्हीं से बनती है। तो पहला फीचर, पहला एसेंशियल या पहला लक्षण आता है, राज्य के प्रधान, हेड ऑफ द स्टेट के पास नाम मात्र की शक्तियां, फॉर्मेलिटी की पावर्स होती हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो राष्ट्रपति, शासन का मुखिया, हेड ऑफ रूल शासन का मुखिया, राष्ट्रपति या अध्यक्ष जो भी है देश का, भले ही उसे राष्ट्रपति को देश की जनता ने चुना हो या पद उसको संविधान ने दिया हो या वहां पर राजतंत्र हो, जैसे कि इंग्लैंड में है महाराजा महारानी, वहां पर राजा को जनता नहीं चुनती, वहां राजा पहले से है। लेकिन चाहे राष्ट्रपति को जनता ने चुना हो, चाहे राजा या शासन का पद उसको वंशानुगत तरीके से डायनेस्टी से मिला हो, लेकिन फिर भी राजा, राष्ट्रपति, शासन का अध्यक्ष, मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट के पास शक्तियां फॉर्मेलिटी की होगी, नाम मात्र की होगी। वास्तविक शक्तियां, रियल पावर्स प्रधानमंत्री की होगी। राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह से काम करेगा, परामर्श से काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर के। यही संसदीय शासन प्रणाली की एसेंशियल है, प्रमुख लक्षण है, सबसे बड़ी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे लक्षण की तरफ। दूसरा लक्षण आता है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का संसद, पार्लियामेंट या यूं कह लो विधायिका या लेजिस्लेटिव के प्रति टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। मतलब जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पार्लियामेंट या यूं कह लो व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव। ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार, एग्जीक्यूटिव जब तक पावर शक्ति में रहेगी, जब तक कि उसको संसद में समर्थन या सपोर्ट मिला हुआ है, बहुमत या मेजोरिटी मिली हुई है। अगर संसद से सरकार विश्वास खो दे, ट्रस्ट को खो दे, तो कार्यपालिका अपने पद पर नहीं रहेगी, कार्यपालिका को इस्तीफा या रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहां संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी बात है कि सरकार या कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होती है। तो तीसरा लक्षण या फीचर संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का है कि वास्तविक शक्तियां या वास्तविक शक्ति, रियल पावर, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में होती है। राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं,
जो संविधान ने लिखित तौर पर दिखाई है पर वास्तविक उसके पास राष्ट्रपति के पास नहीं है, उन शक्तियों का इस्तेमाल वास्तव में रियल में मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। और शासन की सारी शक्तियां, जितने भी पावर्स हैं रूल की, वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिमंडल मंत्री परिषद करता है। हालांकि इस मंत्री परिषद का मुखिया, जिसे आप कहते हैं कि लीडर, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन मंत्री परिषद मंत्रिमंडल शासन की सारी शक्तियों का, पावर का इस्तेमाल यूज करता है। इसीलिए मैंने जब अर्थ पढ़ाया था संसदीय शासन प्रणाली का तो बताया था कि इसको कैबिनेट शासन प्रणाली या मंत्रिमंडल शासन प्रणाली भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल ही सारी वास्तविक शक्तियों का, रियल पावर्स का यूज इस्तेमाल करता है। अब बढ़ते हैं चौथे लक्षण की तरफ। तो चौथा लक्षण या फीचर आता है संसदीय शासन प्रणाली में, मुखिया प्रधानमंत्री है। किस चीज का मुखिया, किस चीज का लीडर? सरकार का भी लीडर है, गवर्नमेंट का भी और मंत्रिमंडल का भी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सबका मुखिया लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तव में रियल में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर लिखित होती हैं संविधान में, रिटन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो सारी शक्तियां रियल में इस्तेमाल, यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली में वो पद या पोस्ट है कि जो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो ही देश की सारी शक्तियों का इस्तेमाल वास्तविक रियल तौर पर यूज करता है। आप यूं भी कह सकते हो कि प्रधानमंत्री ही वो पद या पोस्ट है जो देश की सबसे शक्तिशाली पद या पोस्ट है। कहां पर? संसदीय शासन प्रणाली। अगर किसी देश में संसदीय शासन है तो उस देश का प्रधानमंत्री ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली, या यूं कह लो सारी शक्तियों का वास्तविक या रियल इस्तेमाल करता है, और सारी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जैसे कि आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ राष्ट्रपति भी है, लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियां, रियल शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। रियल में वो अपने प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं, और प्रधानमंत्री ही मुखिया भी है। देखा जाए तो किसका? सरकार का भी, जो गवर्नमेंट बनी हुई है बहुमत दल की, मेजोरिटी की, और अपने मंत्रिमंडल का भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद या पोस्ट है संसदीय शासन प्रणाली में, और मुखिया भी है सरकार का भी, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण में मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद और संसद, विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव में तालमेल, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसको समझो। बेसिकली जो सरकार बनी है, जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, मंत्री हैं। सरकार का एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, उसके अंदर आने वाले मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्री, सारे मिनिस्टर संसद के भी सदस्य होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी मंत्री हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी न किसी के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार जो सरकार में मंत्री हैं वो संसद, विधायिका के भी सदस्य होते हैं। तो इससे क्या बना रहता है? दोनों में तालमेल। संसद, विधायिका, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट में, और सरकार, एग्जीक्यूशन, और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या बना रहता है? तालमेल। क्यों? क्योंकि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो संसद के या विधायिका के भी सदस्य हैं। तो इससे विधायिका में और कार्यपालिका में, या यूं कह लो मंत्री परिषद और संसद में तालमेल बना रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर लक्षण है मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो शीर्ष टॉप के मंत्री हैं और जो अन्य मंत्री शामिल हैं मंत्री परिषद में। अगर सारे मंत्री चाहें तो लिखित में, रिटन में राष्ट्रपति को दे सकते हैं कि वो लोकसभा को, लोकसभा जो हमारा वो सदन है जिसका चुनाव जनता ने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट किया है, अगर मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल या सारे मंत्री चाहें तो राष्ट्रपति को लिखित में आवेदन दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद चाहे तो लोकसभा को भंग कराने का अधिकार या डिसॉल्व कराने का राइट या अधिकार
रखती है। तो ये आते हैं आपके सामने संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियां, मुख्यमंत्री राज्यपाल की शक्तियां, ये सब आएगा, वो जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आप संसदीय अध्यक्ष में अंतर ना समझ लो और संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण, ये फीचर्स, विशेषताएं, ये ना सब ना समझ लो। तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो अब हम आते हैं कि भारत द्वारा या भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का चयन क्यों किया, कारण क्या थे। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सिलेक्ट क्यों किया, कॉजेज या रीजंस क्या थे। तो पहला कारण या रीजन आता है व्यवस्थापिका, मतलब कि लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव, और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव में सहयोग या कोऑर्डिनेशन। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें मतलब शासन का वो अंग सरकार, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करता है, और शासन का वो अंग विधायिका, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन जो कानूनों का निर्माण करता है। तो कानून निर्माण करने वाला अंग और कानून को लागू करने वाला अंग, इन दोनों में ही, शासन के इन दोनों अंगों में सहयोग या यूं कह लो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका अलग काम कर रही है, कार्यपालिका अलग कर रही है, दोनों में सहयोग नहीं है, लेकिन संसदीय में कोऑर्डिनेशन या सहयोग बना रहता है। इससे अच्छा काम करने की उम्मीद रहती है क्योंकि दोनों शासन के अंग एक दूसरे को काम में सहयोग या कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसलिए भारत ने अपनाया संसदीय शासन प्रणाली को। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट आता है भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। कार्यपालिका मतलब कि एग्जीक्यूटिव स्वेच्छाचारी, आर्बिट्रेरी, स्वेच्छाचारी अगर शब्द मुश्किल लग रहा है तो कार्यपालिका तानाशाह या डिक्टेटर नहीं बन सकती। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, वो तानाशाह डिक्टेटर नहीं बन सकती, स्वेच्छाचारी आर्बिट्रेरी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर व्यवस्थापिका का या यूं कह लो संसद का, लेजिस्लेटिव का या पार्लियामेंट का कंट्रोल या नियंत्रण रहता है। क्यों? क्योंकि सरकार जवाबदेह है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, किसके टूवर्ड्स, किसके लिए उत्तरदायी है, कहां पर उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी। इसीलिए सरकार उत्तरदायी है तो वो तानाशाह नहीं बन सकती। लेकिन अध्यक्ष में राष्ट्रपति का कोई ज्यादा उत्तरदायी नहीं है, राष्ट्रपति अलग काम करता है, संसद अलग काम कर रही है। तो वहां राष्ट्रपति चाहे तो काफी हद तक अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल या स्वेच्छाचारी हो सकता है, लेकिन संसदीय में कार्यपालिका, सरकार स्वेच्छाचारी, आर्बिट्रेरी, तानाशाह, डिक्टेटर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो संसद के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स पार्लियामेंट। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा कारण आता है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कि संसदीय शासन में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब अगर बांध के चले, ये इमेजिन करो, चलो अब तो आप देख रहे हो कि यहाँ बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी मिल रही है। 2014 से पहले और 1989 के बाद से, 1989 से लेकर 2014 तक, ये वो काल या समय रहा है, टाइम, जिसमें किसी एक दल को, सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी देश में सरकारें बनती रही, देश चलता रहा। क्यों? लचीलेपन के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। यदि किसी एक दल को, एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो दो या दो से अधिक दल, जिसे गठबंधन कह देते हैं, तो उस गठबंधन से सरकार बन सकती है। और इस प्रकार इस संसदीय शासन प्रणाली में एक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसके कारण यदि संकट या यूं कह लो कि ऐसी कोई आपदा या इमरजेंसी, आपातकाल समय आ जाए, तो ऐसे में एक दल ना सही तो कई सारे दल मिलके लचीलेपन से, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सरकार बना सकते हैं या किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मान के चले चीन के साथ युद्ध होने वाला हो
और कोई एक दल इस हालत में नहीं है कि सरकार बना सके। ऐसे में कई दल किसी को सपोर्ट कर दे कि भाई आप बनाओ, हम आपके साथ हैं, पहले बाहर से निपटते हैं, समस्या से निपटते हैं। तो ऐसी कई समस्याएं होती है। ऐसी समस्याओं से और राजनीतिक तौर पर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए संसदीय शासन प्रणाली फ्लेक्सिबल है, लचीली है, इसीलिए भारत ने इसको अपनाया। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा कारण आता है संसदीय शासन प्रणाली अधिक शिक्षाप्रद है, मोर एजुकेशनल है। समय समय पर संसद की आप कार्रवाई टीवी पर देख सकते हैं, जिसमें मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, मंत्री आकर जवाब देते हैं। अगर मंत्री ने कोई गलत नीति, गलत कार्य किया है तो मंत्री की आलोचना होती है। टीवी पर, मीडिया पर, लोकसभा में मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ सकता है। आपने देखा होगा उनके खिलाफ काम रोको प्रस्ताव आ जाता है, सरकार को घेर लिया जाता है और सरकार से जवाब मांगा जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई से, कि संसद की कार्रवाई को हम आराम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा एजुकेशन मिलती है पॉलिटिक्स के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी, और संसदीय शासन प्रणाली में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की संसद के प्रति, पार्लियामेंट के टूवर्ड्स को। तो ऐसे में सरकार को आके जवाब भी देने पड़ते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ते हैं, और कोई समस्या आ जाए तो आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। और अगर कोई संकट आ जाए तो उसको सरकार के खिलाफ भी बोलने का अधिकार है, जनता को भी, विरोधी दल को भी। तो ऐसे में ज़्यादा एजुकेशन, मोर एजुकेशन, या यूँ कह लो ज़्यादा शिक्षा, मोर एजुकेशनल मानी जाती है, क्योंकि जनता को ज़्यादा राजनीति के बारे में पता चलता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पांचवा पॉइंट आता है इसको अपनाने का, संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र के अनुकूल है, डेमोक्रेसी फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि सरकार या एग्जीक्यूशन, जो भी एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट, संसद जिसको जनता ने चुना है, लोकसभा जिसको किसने चुना है, जनता ने चुनाव किया है, उसके प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। और जनता द्वारा चुना गया सदन, या यूं कह लो पब्लिक के द्वारा चुना हुआ, इलेक्ट किया हुआ सदन, लोकसभा, सरकार, एग्जीक्यूटिव पर पूरा नियंत्रण या कंट्रोल रखता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरकार के ऊपर किसका नियंत्रण है, गवर्नमेंट के ऊपर किसका, कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण, कंट्रोल है, संसद, पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में कौन से प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, जिनको जनता ने चुना है। तो इस प्रकार सरकार के ऊपर किसका इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण आ जाता है, जनता का। तो जनता का है तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकतंत्र के अनुकूल है, डेमोक्रेसी फ्रेंडली है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो छठा पॉइंट आता है इसके अपनाने के पीछे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की निष्पक्ष, फेयर सलाह या एडवाइस। देखो, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में है, वहां पर राष्ट्रपति पे कोई कंट्रोल, नियंत्रण है ही नहीं। वो अपनी शक्तियों का सारा इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति को एडवाइस या परामर्श देने वाला कोई है वहां? कोई नहीं है, क्योंकि सारी शक्तियां, रियल पावर्स, वास्तविक शक्तियां, ऑल पावर्स, रियल पावर, सब कुछ किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति को कोई सलाह या परामर्श देने वाला नहीं है। पर संसदीय शासन प्रणाली में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक पद ऐसा है जो सरकार को, गवर्नमेंट को निष्पक्ष, फेयर एडवाइस देने के लिए है, वो है राष्ट्रपति। सरकार कोई भी निर्णय ले, अगर राष्ट्रपति को लगता है नहीं ये गलत है, तो राष्ट्रपति चाहे तो निष्पक्ष, फेयर सलाह, एडवाइस, परामर्श, सजेशन दे सकता है। तो इससे क्या होता है, एक चेक, एक और नियंत्रण लग जाता है कि अगर कल को सरकार से कोई गलत डिसीजन, निर्णय हो गया है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उनको फेयर सलाह दे सकता है कि आप ये काम ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए। इससे एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, या यूं कह लो इससे एक ज्यादा संरक्षण, सुरक्षा मिल जाती है कि एक सलाह परामर्श का पद और है। चलो, सरकार ने निर्णय लिया, व्यवस्थापिका, संसद ने नियंत्रण कर रखा, संसद से पास होगा, इस सब के बाद भी एक जगह पे चेक और हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो इससे राष्ट्रपति की फेयर, निष्पक्ष सलाह मिलती है, जो काफी हद तक फेयर और निष्पक्ष होती है, और जो काफी हद तक महत्व भी रखती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद में सबसे शीर्ष पर है, सबसे ऊंचा पद है, तो उसकी सलाह को, राष्ट्रपति की सलाह को जल्दी से कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो इससे एक एक्स्ट्रा, फालतू या ज्यादा
यूं कह सकते हो कि सिक्योरिटी या सुरक्षा मिल जाती है, परामर्श भी मिल गया राष्ट्रपति का और फेयर निष्पक्ष भी है वो। तो ये फायदा है संसदीय शासन प्रणाली का, जो इसी कारण से हमने या भारत ने इसको अपनाया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को अपनी योग्यता, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन या यूं कह लो अपनी कैलिबर, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने का अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां मंत्रियों को विभाग, डिपार्टमेंट मिलते हैं, खेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, बिजली मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय। इस प्रकार बड़े बड़े मंत्रियों को क्या मिलते हैं? उनके मंत्रालय, जैसे सड़क परिवहन मंत्रालय। और अपने मंत्रालय में मंत्री अपने मंत्रालय का अध्यक्ष होता है और वो चाहे तो अच्छा काम करने का, अगर उसमें गुण है, टैलेंट है, तो वो अच्छा काम करने का अवसर मिलता है, अपने मंत्रालय में अच्छा काम करके दिखा सकता है। तो अपनी योग्यता को दिखाने की पूरी अपॉर्चुनिटी, अवसर इसमें मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को विभाग, डिपार्टमेंट मिलते हैं जिनमें वो अच्छा काम करके अपने टैलेंट को दिखा सकता है। अगर मान के चले किसी को ऊर्जा मंत्रालय मिला और उसने कई गांवों में बिजली पहुंचाई, अपने टैलेंट से दिखाया, अपने अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको बोला वहाँ काम करो, तो उसने क्या करा? अपनी क्षमता को, अपनी कैलिबर को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को दिखाया। तो ऐसे हर मंत्री को, जिसको भी विभाग मिलता है, वो अपने योग्यता को दिखाने का पूरा अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली। पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वहां पर राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो सेक्रेटरी है, विभाग, डिपार्टमेंट का अध्यक्ष या मंत्री नहीं है। तो यहां योग्यता दिखाने का अवसर है, इसीलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को चुना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट 8वां पॉइंट आता है नीतियों का, पॉलिसीज का दृढ़तापूर्वक या यूं कह लो डिटर्मिनेशन के साथ पालन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को पता है कि वो जो नीतियां, पॉलिसीज बनाएंगे और जब वो संसद में लेके जाएंगे तो संसद में बहुमत, मेजोरिटी किसकी है? उन्हीं के दल की। क्योंकि मंत्री या सरकार क्यों बन पाई है? क्योंकि सरकार का जो दल है, पार्टी है, उसी दल या पार्टी को बहुमत या मेजोरिटी मिली है। कहां पर? संसद में, पार्लियामेंट में। तो ऐसे में वो जो पॉलिसी, नीति बनाएंगे मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के सदस्य या मंत्री जो भी नीति या पॉलिसी बनाएंगे, उनको उसका समर्थन मिलेगा। किसका? पार्लियामेंट का, संसद का। और समर्थन मिलेगा तो वो नीतियों का दृढ़तापूर्वक, डिटर्मिनेशन के साथ पालन कर सकेंगे और सफल भी हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से जानते हैं मंत्री की, मंत्रिमंडल का जो दल है, जिस दल के मंत्री हैं, वही दल संसद में बहुमत में, मेजोरिटी में। इससे क्या होता है? उनको विश्वास रहता है कि वो जो नीति बनाएंगे वो दृढ़तापूर्वक उसका पालन कर सकते हैं। तो उनको विश्वास, कॉन्फिडेंस होता है और वो डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़तापूर्वक अपनी नीति का पालन कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे एक और टॉपिक की तरफ। जब सारी शक्तियां मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के पास है, तो संवैधानिक प्रमुख या यूं कह लो जब वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है सीधे सीधे, तो नाम मात्र के मुखिया या राष्ट्रपति की संसदीय शासन प्रणाली में क्या जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख की क्या आवश्यकता है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसकी क्या नीड है पार्लियामेंट गवर्नेंस में। जब सारी शक्तियां मंत्रिमंडल, कैबिनेट को दे दी है और प्रधानमंत्री को दे दी है, तो आखिरकार राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है? संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरपर्सन की आवश्यकता, नीड क्या है? देखो, राष्ट्रपति साधारणतः, जो नॉर्मली जनरली बात करोगे अगर संसदीय शासन में, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में, मंत्रिपरिषद के परामर्श या एडवाइस के अनुसार राष्ट्रपति व्यवहार करने को बाध्य है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श, सलाह के अनुसार ही कार्य करना है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को आंशिक निषेधाधिकार, पार्शियली वीटो पावर प्राप्त है या मिली हुई है। अब देखो इसका मतलब समझो। अगर किसी मंत्रिपरिषद ने कोई भी प्रस्ताव पास करके या कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सलाह को, उस परामर्श को और उस प्रस्ताव को जो मंत्रिपरिषद ने पास करके राष्ट्रपति को दिया है, उसे पुनः विचार
दोबारा से विचार करने के लिए, रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं कि भाई इस पे दोबारा विचार करो। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है। पार्शियल वीटो या आंशिक निषेधाधिकार बोला जाता है कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई मंत्रणा को, सलाह को, परामर्श को या प्रस्ताव को दोबारा से विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। अब बात यह आती है कि अगर मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव पर दोबारा मतलब विचार करने को, जो प्रस्ताव वापस आया है, अगर मंत्रिमंडल उसको वैसे का वैसा दोबारा से पास कर दे या अपने परामर्श को दोबारा से वैसे का वैसा ही राष्ट्रपति को दोबारा दे दे, तो राष्ट्रपति उस मंत्रणा के अनुसार कह लो, उस परामर्श के अनुसार कह लो, सजेशन के अनुसार कह लो, एडवाइस के अनुसार, या उस प्रस्ताव या रेजोल्यूशन के अनुसार जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ने दोबारा से पास कर दिया है, उसको मानने के लिए बाध्य है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब बात आती है चौथे नंबर पे, भैया कि अगर सारी शक्ति मिल गई है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को, तो आखिरकार राष्ट्रपति का पद रखा ही क्यों गया संसदीय शासन में? तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां, रियल पावर्स मिली मंत्रिपरिषद या यूं कह लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल या कैबिनेट को दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति के पद से, राष्ट्रपति की पोस्ट से एक बार जो निर्णय सरकार, एग्जीक्यूशन, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है, उस पर दोबारा से विचार या पुनर्विचार हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर उसमें छोटी मोटी कोई कमी रह गई है तो उसके ऊपर फिर से विचार करके उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव को फिर से सोचने समझने के लिए, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद बड़े ध्यान से उसको समझती है, देखती है और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो चेंज करती है, क्योंकि राष्ट्रपति की सलाह को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति निष्पक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो शासन से ऊंचा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति की सलाह बहुत काम आती है। इसीलिए संसदीय शासन में राष्ट्रपति के पद को महत्व भी दिया गया है और संवैधानिक प्रमुख के रूप में रखा गया है।